गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। आज की क्लास आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स, आज की क्लास है कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर सभी परीक्षाओं का एक बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो परीक्षा किसी भी लेवल की हो, किसी भी स्तर की क्यों ना हो। लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी है वो क्या क्या पढ़ा है? अब तक हमने कंप्यूटर का फंडामेंटल्स पढ़ा है, कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और आज ये क्लास आपकी चैप्टर नंबर 3 है, थर्ड क्लास है कंप्यूटर की, फंडामेंटल कंप्यूटर। जैसा कि आप सबको पता है, कंप्यूटर आज सभी परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है, चाहे वो परीक्षा किसी भी स्तर की क्यों ना हो। जैसा कि आपको मैं बताऊं, जो बैंक की परीक्षाएं होती हैं, बैंक में तो कंप्यूटर का एक बहुत ही बेहतर रोल है। इसी के साथ साथ एसएससी भी एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें 2 से 3 सवाल कंप्यूटर के आ जाते हैं, और बैंक में तो पूरा सेक्शन ही कंप्यूटर का आता है। यहीं पर एलआईसी है, एनआईसीएल है, या स्टेट लेवल के अदर एग्जाम है लाइक वीडियो, या शिक्षकों की कोई परीक्षा है सुपर टेट, इनमें भी कंप्यूटर आता है। और कंप्यूटर अगर आए या ना आए, उससे बेहतर उसके अलावा भी कुछ बातें हैं। जैसे कंप्यूटर तो आज हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है। वाकई में आपको मानना होगा, पूरी दुनिया में कंप्यूटर साइंस से, जो भारत से बेहतर कंप्यूटर साइंस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े लेवल पर जो लोग भारतीय हैं, लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आईबीएम है, ठीक, इन सभी कंपनीज में भारत के जो टॉप मोस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग होते हैं वो इंडियंस होते हैं। ठीक है, चाहे आपने नाम सुना होगा, सत्य नडेला साहब का नाम सुना है, सभी उनसे परिचित हैं। देखो कितनी बड़ी कंपनी के कितने बड़े पद पर व्यक्ति हैं वो। इसी वजह से भारतीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब भारत के लोग जब तक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे वो कैसे इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। अब कुछ अपने इंडियंस एप्लीकेशन को क्या करो, चाइनीज को रिप्लेस करके इंडियन को वहां पर प्लेस करो। ये सारा का सारा एक गेम हुआ है। इन सब चीजों को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा इस सब्जेक्ट में। आप जानते हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज है वही आज आगे है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना? मैं बस इतना ही चाहूंगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट आ ही चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस आज की क्लास का मेन उद्देश्य है। आप सभी को पता है कंप्यूटर में 4 टाइप के हार्डवेयर होते हैं। फर्स्ट इनपुट होता है, सेकंड स्टोरेज होता है, थर्ड सीपीयू होता है, और फोर्थ आउटपुट होता है। तो आज की क्लास का टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट, आज हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं क्लास को। आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है? आज हम पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस और कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कौन कौन सी ऐसी इनपुट डिवाइस हैं जिनका मैं और आप सामान्यतः प्रयोग करते हैं। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस, कौन कौन सी हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अदर कंसेप्ट रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो इससे संबंधित अन्य मुद्दे भी आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास आप समझ गए होंगे, आज हम कितने टॉपिक लेके आने वाले हैं। आज हमारा मेन उद्देश्य 4 टॉपिक है, वो 4 टॉपिक आपके सामने ये हैं, ठीक है ना स्टूडेंट? तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस क्या कह रहा है। इनपुट डिवाइस प्रोवाइड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड, यहां आउटर वर्ल्ड क्या हुआ? मैं, आप और मैं आउटर वर्ल्ड हैं। वो इनपुट डिवाइस आउटर वर्ल्ड को कंप्यूटर से क्या करती है? इंटरेक्ट करती है। आपको पता ही होगा, हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था, आपको याद होगा, ये डायग्राम मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, ये कंप्यूटर का ओवरऑल स्ट्रक्चर था। ये मैंने बताया था आपको इनपुट डिवाइस, और इसके बारे में बताया था ये स्टोरेज होता है, और यहां पर बताया था ये आपका सीपीयू होता है, और ये होता है आपका आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना स्टूडेंट? ये सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ी थी। इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या जाता है? डेटा। यहां से डेटा जाएगा कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर का मेन उद्देश्य क्या है? इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंफॉर्मेशन मिलना। तो इनपुट डिवाइस के थ्रू स्टोरेज में जाता है, स्टोरेज से सीपीयू में जाता है, और सीपीयू से वापस स्टोरेज में जाता है, और यहां से डेटा यहां पहुंच जाता है, ठीक है स्टूडेंट? तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर होता है। तो कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य क्या देख पा रहे हैं आप? कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य देख पा रहे हैं, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका मीनिंग क्या है, क्या होता है?
कंप्यूटर का एक्चुअल मीनिंग क्या? कंप्यूट करना। कंप्यूट मींस उसको बदलना, उसको कैलकुलेट करना, उसकी गणना करना, और उसको डेटा, आप जानते हो डेटा क्या है? डेटा मीनिंगलेस होता है, और मीनिंगलेस फैक्ट और फिगर को इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर करता है। और कंप्यूटर में आज की क्लास का जो एजेंडा है वो हम इनपुट डिवाइस और ये आउटपुट डिवाइस, ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मतलब समझ में आया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर के 2 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, यहां इनपुट डिवाइस का फंक्शन पढ़ने वाले, कार्य पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इनपुट डिवाइस ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल डिवाइस। ध्यान देना, कंप्यूटर में बैंक की परीक्षा में पूछा गया इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अदर नेम जो है उसका वो क्या नाम हो सकता है? अदर नेम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज नोन एज पेरिफेरल डिवाइस। इसी को आप पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हो, बिकॉज दे सराउंड द सीपीयू एंड मेमोरी ऑफ द सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि ये बाहर होते हैं, चारों तरफ होते हैं, किसके? सीपीयू और मेमोरी के। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल, मतलब बाहर, चारों तरफ, पेरिफेरल। इसी वजह से इनपुट आउटपुट डिवाइस को आज से याद रखना पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। इसके बाद लिखा है इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू एंटर डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द प्राइमरी स्टोरेज। बिल्कुल याद रखना है आपको, जो इनपुट डिवाइस होती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा फंक्शन बताऊं, इनपुट डिवाइस के अंदर आपको चीजें कैसे समझना होगा कि सर अगर ये कंप्यूटर है, अगर यहां पर ये कंप्यूटर होता है तो ये क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। अब इस कंप्यूटर के अंदर मैं आपको फंक्शन जो पहले बताए थे उन्हीं फंक्शन को देखते हुए चलते हैं, जिससे कि चीजें क्लियर होती रहें और मन लगा के आपको चीजें समझ में आती रहें। आपको मैं बताया था ये होता है स्टोरेज और ये होता है सीपीयू। ध्यान देना, यहां पर ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये होता है सेकेंडरी स्टोरेज और ये होता है प्राइमरी स्टोरेज। यहां पर ये है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमेशा डेटा पहुंचाती हैं प्राइमरी स्टोरेज में। याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट डिवाइस पहले डेटा प्राइमरी स्टोरेज में पहुंचाती हैं। प्राइमरी स्टोरेज क्या होते हैं? प्राइमरी स्टोरेज आप सबको मैंने बताया था, प्राइमरी मेमोरी याद रखो, मेमोरी 2 टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो यहां प्राइमरी मेमोरी में डेटा पहुंचाएगा, और प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम को बोलते हैं, रैम और रोम को बोलते हैं। लेकिन डेटा जाएगा रैम के अंदर। रीड, अच्छा, रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जानते हो ना आप सभी, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। तो इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा कहां जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में या प्राइमरी स्टोरेज में। ये आप लोगों को याद रखना है, ऑलवेज याद रखना है। ठीक है ना? ये चीजें हैं जो पढ़ते हुए चलना है आपको। इसके बाद चलते हैं वापस वहीं पर। वो कह रहा है आउटपुट डिवाइस सप्लाई रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज टू यूजर। अब यहां आउटपुट डिवाइस का भी फंक्शन देख लीजिएगा। आउटपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस भी प्राइमरी स्टोरेज से ही डेटा लेती है। आउटपुट डिवाइस ही क्या होती है? आउटपुट डिवाइस प्राइमरी स्टोरेज से ही डेटा को लेती है। ये बातें आप लोगों को समझते हुए चलना है। उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई होंगी। क्या क्या क्लियर हुआ? इनपुट डिवाइस प्राइमरी स्टोरेज से जुड़ी होती है और आउटपुट डिवाइस भी प्राइमरी स्टोरेज से जुड़ी होती है। बस मैं आपसे यही कह रहा था। कमेंट करते रहोगे तो, क्योंकि मैं और आप, मेरे और आपके बीच में एक वर्चुअल डिस्टेंस है। वर्चुअल डिस्टेंस क्या होता है? कि आप और मैं, हम आभासी जुड़े हुए हैं। आभासी का मतलब मैं भी आपको डिवाइस के थ्रू देख पा रहा हूं, ये डिवाइस है, इसके थ्रू मैं आपको देख पा रहा हूं कि कौन कौन है मेरे साथ, और आप भी मुझे अपनी डिवाइस में देख पा रहे हैं। इस बीच में अगर कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ होती है तो मुझे मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं। तो आपने क्या समझा? इनपुट डिवाइस भी प्राइमरी स्टोरेज से है और आउटपुट डिवाइस भी प्राइमरी स्टोरेज से कनेक्ट होता है। तो यहां अब बात यह आती है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर एग्जाम में पूछा जाए किससे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? प्राइमरी स्टोरेज। क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज का एग्जाम्पल क्या है? रैम और रोम, और उसमें भी हम यूजर्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो रैम करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब चलते हैं वापस वहां पर। एक एक वर्ड समझिएगा, एक एक वर्ड। जब तक वर्ड समझ में नहीं आएंगे तो किताबें तो हम पढ़ते ही आए बचपन से, उन किताबों का कोई औचित्य नहीं होता है। बस हमें चीजों को समझना होता है। जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो लर्निंग बेस बनाइए। अब रटना नहीं है, बिकॉज यू आर कॉम्पिटिटर्स। अब आप क्या हो?
प्रतियोगी हो, और प्रतियोगी का एक ही मतलब होता है जो भी सीखो तो उसको इस तरीके से सीखो कि हमेशा याद रहे। अब हमें रटना नहीं है, क्योंकि रटते रटते तो हम बचपन से अब तक आ गए हैं। रटने का उद्देश्य केवल पेपर पास करना है और कॉपी भरना है। ये कंपटीशन है, कंपटीशन में हर शब्द पर सवाल बनते हैं, और सवाल तभी हिट कर पाओगे जब आपको बारीकी चीजें आएंगी। तो आज आपने क्या सीखा? अभी इनपुट आउटपुट डिवाइस प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट होते हैं। अभी तक हमने इतना सीखा है। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर बता रहे हैं ये रोल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस का रोल क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, किस तरीके से कार्य करती है कंप्यूटर डिवाइस में ये। अब देखिएगा यहां पर ये पूरा सिस्टम इन्होंने बताया है। वो कह रहे हैं ये इनपुट डिवाइस है, ये सीपीयू एंड मेमोरी है, और ये आउटपुट डिवाइस है। कहने का मतलब ये है जो मैं स्टार्टिंग में डायग्राम बना रहा था उसको इन्होंने पूरा फ्लैट करके दिखा दिया है, आपको पूरा फ्लैट करके दिखाया है। हाँ रेशमा जी, अब जो ऐसा किया है तो ये इनपुट डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्सटर्नल वर्ल्ड कौन? मैं और आप। जैसे मैं और आप बाहर से इनपुट दे रहे हैं, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मैं बाहर से इनपुट दे रहा हूं, तो ये क्या हुआ? एक्सटर्नल वर्ल्ड हुआ। ध्यान देना, एक्सटर्नल वर्ल्ड मींस मैं कंप्यूटर के अंदर नहीं बैठा हूं, मैं बाहर से बैठा एक व्यक्ति हूं और मैं बाहर से डेटा दे रहा हूं। इनपुट डिवाइस, ये पेन भी इनपुट डिवाइस है। यहां पर ये पेन भी इनपुट डिवाइस है, और इस पेन के थ्रू मैं डेटा एंट्री कर रहा हूं। अच्छा, डेटा एंट्री किसके थ्रू होगी? इनपुट डिवाइस के थ्रू होगी। अब इनपुट डिवाइस कितने टाइप के होते हैं ये तो कुछ देर के बाद हम देखने ही वाले हैं। हम सभी कुछ पढ़ने वाले हैं, बस बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू गुड़िया जी। इसके बाद इनपुट डिवाइस से डेटा कहां जाएगा? सीपीयू और मेमोरी में। देखिए ये सीपीयू और मेमोरी है। सीपीयू और मेमोरी का मतलब क्या है ये समझिएगा आप सबसे पहले। अब आप वापस देखो, सीपीयू और मेमोरी का मतलब समझिएगा। ये है हमारा सीपीयू। सीपीयू के बारे में आप सभी को पता है, और ये है हमारी मेमोरी। मेमोरी का मतलब आप जानते हैं, रैम। और ये है हमारा सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो होता है सीयू, और एक होता है एएलयू, और एक होता है रजिस्टर। ये रैम है। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो सीपीयू है हमारा, ये हमेशा रैम से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। समझते चलना, छोटी सी बात है लेकिन बड़े काम की है, जो आपको आगे भी काम आएगी। सीपीयू और रैम, आप कभी भी मार्केट में जाते हो जब आप, तो मार्केट में क्या ऑब्जर्व करते हो? अगर आप अपना मोबाइल लेने के लिए गए, या एक लैपटॉप लेने के लिए गए, या नोटबुक लेने के लिए गए, एक ऐसा डिवाइस जिसका आपको यूज करना है, जब आप जाते हो तो क्या पूछते हो कि प्रोसेसर कैसा है? प्रोसेसर क्वाड है, ऑक्टा कोर है, डुअल कोर है, कोर टू डुअल है, i3 है, i5 है, i7 है। ये सारी बातें कॉन्फ़िगरेशन में आप पूछते हो। फिर तुरंत ही एक बात और पूछते हो कि रैम कितने जीबी का है? 4 जीबी का है, 8 जीबी का है, 6 जीबी का है। आप ये पूछते क्यों हो? इन दोनों को ही सबसे पहले क्यों पूछते हो? इस वजह से क्योंकि सीपीयू और रैम के कारण ही कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है। अगर सीपीयू, मतलब ये सीपीयू ही क्या है? प्रोसेसर है। ये सीपीयू ही तो क्या है? प्रोसेसर है। और इसी को मैं बोलता हूं ब्रेन, और इसी का नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना? ये सब इसी की तो नाम है। इसी को आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हो, इसी को आप प्रोसेसर बोलते हो, इसी को आप ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हो, और इसी को ही आप माइक्रो प्रोसेसर बोलते हो। और ये किससे अटैच होता है? रैम से होता है। तो एक वर्ड याद रखना ऑलवेज, सीपीयू ऑलवेज कम्युनिकेट विद रैम। सीपीयू हमेशा रैम के साथ कम्युनिकेट करता है। इसी वजह से इन दोनों की क्या होना चाहिए? कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या? सामंजस्य। अगर रैम का साइज, ध्यान देना, अगर रैम का साइज जीबी में है, अगर रैम का साइज जीबी में है, तो प्रोसेसर का स्पीड भी किस में होगा? गीगाहर्ट्ज में होगा। इसी को मैं कह रहा था कंपैटिबिलिटी। क्या कह रहा था? कंपैटिबिलिटी मींस सामंजस्य। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको? हाँ करिश्मा जी, बिल्कुल ये क्लियर हुआ होगा आपको। देखो मैंने क्या बताया, अगर सीपीयू का साइज गीगाहर्ट्ज में है, सॉरी स्पीड, सीपीयू की स्पीड गीगाहर्ट्ज में है, तो क्या होगा? रैम का साइज जीबी में होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखना ये जी कॉमन है। जी का मतलब क्या है? गीगाबाइट। गीगाबाइट यहां पर याद रखना, गीगाहर्ट्ज हुआ, ये गीगाबाइट हुआ। देखो गीगा वर्ड कॉमन है, गीगा। ओके,
इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, याद कर, ध्यान दीजिएगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा अर्ली कंप्यूटर, जो बहुत पहले कंप्यूटर की बात आया करती थी, तो रैम आया करती थी 512 MB, 256 MB। बहुत सारे स्टूडेंट उस समय आपने कंप्यूटर यूज किया होगा, अगर उस समय किया होगा तो पता होगा। रैम का साइज ऐसे आया करता था, 512 MB की रैम है, तो उन दिनों सीपीयू का जो स्पीड हुआ करता था वो भी किस में हुआ करता था, जानते हो, मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में। और आज रैम अगर जीबी में आई है तो सीपीयू का स्पीड भी किस में है, गीगाहर्ट्ज में है। ठीक है, तो आपने दो चीजें सीखी, सीपीयू की स्पीड को किस में मेजर करते हैं, गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज, और रैम का साइज किस में होता है, एमबी या जीबी में, एमबी या जीबी में। दो वर्ड समझिएगा, रैम का साइज एमबी या जीबी में, और सीपीयू की स्पीड, जो माइक्रो कंप्यूटर हैं हमारे और आपके कंप्यूटर हैं, लास्ट क्लास में हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़े थे, तो उनकी स्पीड भी मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में होती है। मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में स्पीड ऑफ सीपीयू होती है, तो रैम का साइज किस में होता है, एमबी या जीबी में। अभी तक एमबी और जीबी में, यही माइक्रो कंप्यूटर में आया है। ये बातें आप लोगों को याद रखना है। आई थिंक ये बातें क्लियर हुई होगी आपको, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हिमांशी जी बताइए, कोई डाउट? अगर नहीं है डाउट तो आगे चलते हैं। अब समझो ये क्लियर हुई होगी बातें, तो अब देखिएगा यहां पर वो कह रहा है इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा कहां गया, सीपीयू में और मेमोरी में, और यहां से डेटा आउटपुट डिवाइस में गया, और यहां बैठे थे हम और ये डेटा हमें मिल गया। यही कंप्यूटर का उद्देश्य है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का यही ऑब्जेक्टिव है, यही इनपुट आउटपुट डिवाइस के फंक्शन है, मींस कार्य हैं, जो कंप्यूटर इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेता है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इसमें कोई डाउट है? डाउट देखो कैसा भी हो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। आधे लोग डाउट लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं पूछे या ना पूछे। हेजिटेशन नहीं रखना है, अगर हेजिटेशन रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? जो सवाल आपके माइंड में है उसे मेरे से आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूं, ठीक है ना? तो मुझे पूछते रहिएगा, बिल्कुल बेहिचक पूछिएगा। अब आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, ये वो इनपुट डिवाइस हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। देखिएगा सबसे पहले कीबोर्ड है, क्या नाम है, कीबोर्ड है। ओके थैंक यू, नो डाउट। सूर्यांश जी, सौम्या जी, ठीक है ठीक है, हाँ डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। अब कीबोर्ड, कीबोर्ड ये सारे टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस है। मैं यहां पर इनपुट डिवाइस के आपको टाइप बता रहा हूं कि कितने टाइप के इनपुट डिवाइस होते हैं। कुछ यहां पर हैं, कुछ मैं अलग से भी लिख दूंगा आपके लिए। देखिए कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद क्या होता है इनपुट डिवाइस के बाद? अगर मैं बात करूं माउस भी तो इनपुट डिवाइस है, माउस। और यहीं पर आप सभी को पता है, ये सारे नाम पढ़िएगा, पहले समझिएगा। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का मतलब ही माउस है यहां पर, है ना? और इसके बाद क्या, डेटा स्कैनिंग डिवाइस, डेटा को स्कैन करने वाली डिवाइस। जो डेटा स्कैनिंग डिवाइस है यहां पर उसको मैं कैटेगराइज कर देता हूं। आप सभी को पता होना चाहिए, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओबीआर एंड बीसीआर। These are डेटा स्कैनिंग डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस हैं सभी, ध्यान देते चलिएगा। अब हम इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। मुझे पता है आपको आता है, मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब कुछ पता है, बिल्कुल अच्छी बात है जिनको पता है, लेकिन उनको भी कुछ एक्स्ट्रा पता चलेगा जरूर, मैं ये बताना चाहता हूं। लेकिन हाँ आप पहले पढ़िए तो होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर ये तो क्लास में मुझे आता है, इनपुट डिवाइस के बारे में मुझे पता है। अच्छी बात है आपको पता है, मेरा उद्देश्य उस स्टूडेंट तक है जिसको नहीं पता है, मुझे उसे सिखाना है। अगर उसे समझ में आ गया तो सबको समझ में आ ही जाएगा। तो अब देखिएगा, कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, माउस हो गया ये। इसके बाद आप डेटा स्कैनिंग डिवाइस पढ़ते हैं। डेटा स्कैनिंग डिवाइस का मतलब ये पूछ रहा है स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन ओएमआर, फर्स्ट वन क्या दिख रहा है? ओएमआर। आप सभी ने पढ़ा है, जब आप एग्जाम देने जाते थे तो एक सीट होती थी जिसको बोलते थे ओएमआर शीट, समझ गए ना? ओएमआर शीट होता था, उसमें आप बबल्ड को फिल करते थे। तो ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। याद रखना, लिख सकते हैं आप, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट क्या है? ओसीआर, ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इन दोनों का यूज आप कहां पर करते हो?
एजुकेशन सिस्टम में करते हो। एजुकेशन सिस्टम में इन दोनों का प्रयोग आप करते हो। ठीक, इसके बाद एमआईसीआर, एमआईसीआर का प्रयोग कहां करते हो आप? बैंक में करते हो। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कौन से टाइप का स्कैनर है जिसका प्रयोग आप कहां करते हो? जिसका प्रयोग आप बैंक में करते हो। ये पूछा जाए तो आप बताइएगा। एमआईसीआर, एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये किसका फुल फॉर्म है? एमआईसीआर का फुल फॉर्म है। फिर है ओबीआर, ओबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल बार रीडर, ऑप्टिकल बार रीडर। उसके बाद क्या है? बीसीआर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। इस तरीके से आपने ये सारे के सारे क्या पढ़े? स्कैनर पढ़े। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एमआईसीआर का प्रयोग कहां पर होता है? यूज ऑफ एमआईसीआर इन बैंकिंग इंडस्ट्री। एंड ओबीआर और बीसीआर का यूज कहां होता है? कॉमर्शियल सिस्टम। अब आप कहोगे कॉमर्शियल सिस्टम सर कैसे? आप कहीं पर शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर एक कोड लिखा रहता है जिसको बोलते हैं ओबीआर कोड, ऑप्टिकल बार रीडर, या बार कोड रीडर भी बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? बार कोड रीडर। और जब आप वहां पर जाते हो पॉइंट ऑफ सेल पर तो एक हैंडहेल्ड मशीन होती है और उस हैंडहेल्ड मशीन से उस प्रोडक्ट को वो स्कैन करता है। आपने सुना है ना बार कोड ऐसा होता है, ऐसा बार कोड होता है, सुना होगा आपने जरूर। अगर मैं आपको बताऊं बार कोड कैसा होता है, ऐसा बार कोड होता है। ये बार कोड क्या रिप्रेजेंट करता है? कभी सोचा आपने? ये बार कोड होता है, ये जो एक तो ये लाइन होती है, एक थोड़ी छोटी लाइन होती है, छोटी लाइन ये है देखो बीच में, ये जो बड़ी लाइन है ये तो होती है 1 और जो छोटी लाइन है ये होती है 0, 1 0 1 0 1। तो ये क्या बन जाता है? ये बाइनरी नंबर बन गया। और जब ये बाइनरी बन जाता है तो कंप्यूटर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके प्राइस बता देता है। तो बारकोड, बारकोड की डेफिनेशन क्या हुई? तो क्या बताएंगे स्टूडेंट आप बारकोड की डेफिनेशन? बारकोड क्या है? बारकोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिक एंड थिन लाइन। बारकोड मोटी व पतली लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर थिक लाइन रिप्रेजेंट क्या करती है? हाई वोल्टेज, और थिन लाइन रिप्रेजेंट क्या करती है? लो वोल्टेज। और हाई और लो वोल्टेज हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप उन क्लासेस का लाभ उठाइएगा। तो ये बात समझ में आई आपको सभी को? हाँ हाँ, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। बारकोड क्या है? थिक और थिन लाइन का कॉम्बिनेशन है। थिक लाइन रिप्रेजेंट करती है हाई वोल्टेज को और थिन लाइन रिप्रेजेंट करती है लो वोल्टेज को। इस तरीके से 101010 कोड बनता है जो बाइनरी नंबर है, और जो बाइनरी नंबर से भाषा बनती है उसी भाषा को आप क्या कहते हो? बाइनरी लैंग्वेज कहते हो, बाइनरी लैंग्वेज कहते हो। और बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है। ठीक है ना स्टूडेंट? यही बातें आप लोगों को यहां पर याद रखनी थी। मैं उम्मीद करता हूं समझ में। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर, यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप ये समझे, स्कैनर सारे हो गए। इसके बाद डिजिटाइजर। अब आप कहोगे सर डिजिटाइजर क्या है? ये आगे आप देखोगे। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको लर्न करना है इनपुट डिवाइस। इसके बाद क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेस्ड डिवाइस। जैसे कभी कभी सुना होगा एटीएम कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस में ही आएंगे। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। आप कभी कभी आपने देखा होगा अपने मोबाइल के अंदर आप वॉइस एंटर कराते हो। जब वॉइस एंटर कराते हो तो वो क्या हो गया? वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का मतलब है वह सिस्टम जो वॉइस को पहचान के आइडेंटिफाई करके आपको रिजल्ट दे। तो ये क्या होगा? स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। या एक होता है विजन बेस्ड डिवाइस। विजन क्या होता है? आपने सुना फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। कहीं कहीं पर आप जाते हो तो आपके फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके बाद आपको एंट्री करने की परमिशन मिलती है। जैसे कभी कभी सुना होगा आइरिस। आइरिस का मतलब आई को स्कैन करके आपका मोबाइल खुलता है। इसका मतलब क्या हुआ? फेस को रिकॉग्नाइज करके या वॉइस को रिकॉग्नाइज करके या बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। आपने देखा हो कहीं कहीं पर बायोमेट्रिक क्या लगती है? अटेंडेंस लगती है। तो वो सब क्या है? इनपुट डिवाइस के ही तो एग्जाम्पल हैं। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं। आगे आपको बताया गया है इनपुट डिवाइस में ही। अब यहां पर ये कुछ चीजें और बता देता हूं मैं इनपुट डिवाइस में ही। ये सब बातें क्लियर हुई। इनपुट डिवाइस में ही आपको और भी कुछ समझना है। जैसे माइक, माइक लिख लीजिएगा, माइक भी इनपुट डिवाइस है।
माइक, जैसे मैं बात कर रहा हूं मेरी बात जा रही है, तो माइक को किस में कंसीडर करेंगे? इनपुट डिवाइस में कंसीडर करेंगे। दूसरा आपने एक वर्ड सुना होगा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को भी आप किस में कंसीडर करेंगे? इनपुट डिवाइस में कंसीडर करेंगे। ये लिख लीजिएगा आप, छोटी छोटी बातें हैं जो परीक्षा में आती हैं, मैं वो आपको ओरल बता रहा हूं, रिटन फॉर्म में जो लिख दिया गया है यहां से लिखिएगा, उसके बाद जो ओरल मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं वो लिखिएगा। माइक्रोफोन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। अब आप कहोगे सर माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन आप जानते हैं, जैसे आपने मोबाइल की लीड जब कान में लगाते हो, जहां से आवाज एंट्री करती है उस लीड में, वो जो आवाज एंटर करती है वहां पर छोटी सी डिवाइस माइक्रोफोन होती है। तो माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही आप इनपुट डिवाइस में ही क्या कंसीडर करेंगे? ध्यान देना, ब्लूटूथ, जो ब्लूटूथ होता है उसको भी आप इनपुट डिवाइस में कंसीडर करेंगे। याद रखना, ब्लूटूथ को इनपुट डिवाइस के तौर पर कंसीडर करोगे। एग्जाम में आए हुए सवाल है, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। यहीं पर नेक्स्ट इनपुट डिवाइस क्या करेंगे, क्या लिखेंगे आप? तो याद रखना डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरे को भी आप इनपुट डिवाइस में कंसीडर करोगे। लिखते रहिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, बड़े काम की हैं। लिख लिया आपने? उम्मीद करता हूं आप साथ साथ में लिखते हुए चल रहे होंगे। रेशमा जी, सौम्या जी, गुड़िया, सृष्टि जी, आप लिख पा रहे हैं? वेरी गुड, गुड गुड। देखिएगा उसके बाद आपने क्या लिखा? डिजिटल कैमरा लिख चुके हो। यहीं पर माइक्रोफोन में बता चुका हूं, माइक बता चुका हूं। माइक भी क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। ब्लूटूथ भी एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में और क्या रखेंगे आप? और क्या हो सकता है इनपुट डिवाइस में? तो इनपुट डिवाइस में और हो सकता है ऑल स्टोरेज डिवाइस, जितने भी स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे पेन ड्राइव भी इनपुट डिवाइस का काम करती है, पेन ड्राइव भी इनपुट डिवाइस का काम करती है। अब आप कहोगे सर कैसे बताना? अब मुझे एक बात बताओ, जो पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव को आप किसी सिस्टम में जाके लगा देते हो, जब उस सिस्टम में आपने उसको लगाया तो उस सिस्टम के लिए वो एज अ इनपुट ही तो हो गया, तो सिस्टम को इनपुट मिल गया, तो इनपुट डिवाइस उसको कंसीडर करेंगे। ऑल स्टोरेज डिवाइस कंसीडर एज अ इनपुट डिवाइस। ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि देखो छोटी बातें तो सबको पता है, जो एग्जाम में आती हैं वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं, और जब मैं एग्जाम के सवाल कराऊंगा आपको तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण रोल है असाइनमेंट का। असाइनमेंट जब आप करेंगे तो सच में नॉलेज गेन होगा। असाइनमेंट जरूर करना है आपको, ओके। अब यहां पर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट यहां पर समझ लेते हैं। ये सारी बातें करने के बाद एक लिखो यहीं पर डिजिटल पेन। जो डिजिटल पेन होता है वो भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। डिजिटल पेन क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। यहीं पर लाइट पेन, LIGHT, लाइट पेन भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस क्या हो सकते हैं? आप मुझे जो अगर याद आ रहा हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक इनपुट डिवाइस और होता है जॉयस्टिक। क्या होता है स्टूडेंट? जॉयस्टिक। आपने सुना होगा जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलने के लिए यूज होता है। जॉयस्टिक वीडियो गेम खेलने के लिए यूज होता है, तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। अब यहीं पर कुछ डिवाइस ऐसी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का कार्य करती हैं। वापस बोलता हूं, कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस में कंसीडर की जाती हैं। अब आप कहोगे सर नाम बताना उनका, तो नाम लिख लीजिएगा। बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस जिनको कंसीडर किया जाता है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब आपको कहोगे सर कौन कौन सी होती हैं? तो याद रखिएगा, बोथ इनपुट एंड आउटपुट जो होती हैं डिवाइस, क्या क्या नाम है इनका? एक तो याद रखो फैक्स। कभी सुना है ना आपने कि फैक्स कर दिया क्या? जो फैक्स का एक नंबर होता है, फैक्स को आप इनपुट और आउटपुट डिवाइस के तौर पर कंसीडर करते हो। जो फैक्स की फुल फॉर्म है वो क्या होती है? फेशिमाइल। क्या होती है स्टूडेंट? फेशिमाइल। सेकंड फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर अवे जेरोक्स। ये किसकी फुल फॉर्म है? फैक्स की फुल फॉर्म है। याद रखना, पूछा जाता व्हाट इज फैक्स? फैक्स का फुल फॉर्म क्या? फेसिमाइल। या इसी का सेकंड फुल फॉर्म क्या है? फॉर अवे जेरोक्स। नेक्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है? आपको याद रखना होगा मॉडेम। मॉडम, मॉडम भी एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट का भी कार्य करती है और जो आउटपुट का भी कार्य करती है।
क्यों? क्योंकि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर ये क्या होता है? ये इनपुट आउटपुट डिवाइस का दोनों का कार्य करता है। यहीं पर जो दोनों का कार्य करता है, और क्या हो सकता है? और क्या होता है जो दोनों का काम करता है? टच स्क्रीन। क्या होता है स्टूडेंट? टच स्क्रीन। आप अपने मोबाइल पर क्या करते हो? अपने मोबाइल की टच स्क्रीन से इनपुट देते भी हो और उसी टच स्क्रीन पर आपको आउटपुट भी मिलता है। इसी वजह से टच स्क्रीन कंसीडर एज अ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। ओके, गॉट इट? ये बातें आपको समझते चलना है। यहीं पर इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो दोनों का क्या है? दोनों डिवाइस का मिश्रण है जो दोनों काम करता है। और क्या हो सकता है? यहीं पर ऑल टाइप ऑफ स्टोरेज, ऑल स्टोरेज, सभी स्टोरेज डिवाइस दोनों काम करती हैं। सारी स्टोरेज डिवाइस? हां, सभी स्टोरेज डिवाइस। मैंने अभी एग्जांपल तो बताया था, पेन ड्राइव, तो ठीक है ना? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में कंसीडर होगी। इसके अलावा आप कहेंगे सर और क्या हो सकता है? तो याद रखना, हेडफोन, जो आपके मोबाइल की लीड होती है उसमें दोनों चीजें तो होती हैं। कान में तो स्पीकर लगा रहता है, मींस आउटपुट, और क्या होता है जो माउथ के पास में क्या एक छोटा सा पिन होता है जिसको माइक्रोफोन बोलते हो, जिसमें आप आवाज की एंट्री कराते हो। तो हेडफोन इज द एग्जांपल ऑफ बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। मैं समझता हूं ये बातें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा, पूछिएगा। तो ये बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइस का केस क्लियर हुआ। इनको आप इनपुट डिवाइस में भी कंसीडर करेंगे और इनको ही आप आउटपुट डिवाइस में भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं वहीं पर। तो ये इनपुट डिवाइस के बारे में समझ में आई चीजें। आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मेरे से पूछिएगा। मैंने आपको 10 to 14 इनपुट डिवाइस बता दी, 10 से 14 इनपुट डिवाइस आपने लिख लिया। कीबोर्ड लिखा, माउस लिखा, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन को भी कंसीडर मैंने इनपुट आउटपुट में किया है। यहीं पर मैंने फैक्स को भी, मॉडेम को भी, ऑल स्टोरेज डिवाइस, माइक, ब्लूटूथ, डिजिटाइजर, स्कैनर, स्कैनर देखो कितने टाइप के स्कैनर होते हैं, इनको भी मैंने यहीं पर रखा। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इनपुट डिवाइस में ही कंसीडर है। यहीं पर माइक्रोफोन को भी आपने इनपुट डिवाइस में किया। यहीं पर लाइट पेन, LIGST को भी आपने इनपुट डिवाइस में किया। यहीं पर डिजिटल कैमरा भी आपने इनपुट डिवाइस में कंसीडर किया। इस तरीके से हमने 20 इनपुट डिवाइस पढ़ ली हैं, 20 इनपुट डिवाइस पढ़ ली हैं। तो एग्जाम में इनमें से कुछ भी आ सकता है जो आपको बताना होगा। तो उम्मीद करता हूं इनपुट डिवाइस का मतलब क्लियर हुआ होगा। अब कुछ डिवाइस के बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि हमें चीजों को क्लियर करते चलना। कम पढ़ो बट ऐसा पढ़ो कि कोई पूछे तो हम जवाब दे पाए, इस तरीके से पढ़ो। अब देखिएगा, आगे चलते हैं। कीबोर्ड क्या होता है? लास्ट टाइम पर मैंने बताया था आपको। कीबोर्ड अलाउ डेटा एंट्री, कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसिंग, ये सब कुछ होता है। 101 कीज क्वेरिटी, क्वेरिटी का मतलब समझ गए ना? जो कीबोर्ड का फर्स्ट रो होता है उसमें QWERTY से शुरू होता है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? क्वेरिटी कीबोर्ड, क्वेरिटी कीबोर्ड बोलते हैं। यहीं पर आगे चलें। ये कीबोर्ड का एक एग्जाम्पल बता दिया आपको, ध्यान दीजिएगा। जो ये होते हैं स्टूडेंट, यहां से यहां तक, इनको बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। फंक्शन की F1, F2, F3, F4, F5 से F12 तक फंक्शन की हैं। इन फंक्शन की को हम दूसरे कीज के कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कभी कभी सुना होगा कंट्रोल के साथ, कभी कभी ऑल्ट के साथ, ध्यान देना, कभी शिफ्ट के साथ। तो इनका जब काम होता है तो ये बड़े अलग महत्वपूर्ण काम रोल पे करते हैं। ठीक है, यहीं पर आपने देखा होगा ये एस्केप की है। एस्केप की सबसे पावरफुल की है। इंडिविजुअल की में सबसे पावरफुल की क्या है? एस्केप की है। यहीं पर इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल पैड, नम लोग भी बोलते हैं, मतलब यहां पर डिजिट्स होती हैं 0 to 9। ऑल्ट, कंट्रोल, ये शिफ्ट और स्पेस, ये भी क्या है? ये कीज होती हैं। कीबोर्ड पर कितनी नंबर ऑफ कीज होती हैं? 103 स्टैंडर्ड कीज होती हैं आजकल। इनके पीछे हर की का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को ASCII वैल्यू कहा जाता है। बस अभी इतना याद रखिएगा। ये सारी कीज हो गई। ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, ये क्या है? स्पेशल कैरेक्टर कीज होती हैं। इस तरीके से बहुत टाइप की कीज होती हैं।
कुछ कंप्यूटर में 255 नंबर ऑफ टाइप की होती है। ध्यान देना 255 ये अलग स्पेशल होते हैं, मेरे और आपके कंप्यूटर नहीं होते हैं। तो कीबोर्ड का कंसेप्ट बस इतना समझिएगा, कीबोर्ड क्या है, इसमें नंबर ऑफ कीज का कॉम्बिनेशन है जिनके थ्रू कंप्यूटर में आप इनपुट करते हो। यहां पर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, ये कुछ और नहीं है, ये माउस है। माउस का ही दूसरा नाम क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, बट यहां पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्यों कहा गया है, क्योंकि माउस के थ्रू आपको वहां दिखता है सब कुछ, ठीक है। तो यूज टू क्रिएट ग्राफिक्स एलिमेंट, स्क्रीन सच एज लाइन्स, कर्व, फ्रेश, ये सारा कुछ आप यहां पर यूज करते हो। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के एग्जांपल क्या है, माउस हो गया, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है यहां से, पॉइंट एंड ड्रॉ। पॉइंट एंड ड्रॉ का मतलब क्या है, जब आप पॉइंट ही तो करते हो फिर उसको ड्रॉ करते हो आप। तो ये कौन कौन सी डिवाइस हैं, इसी में आप क्या बोल देते हो, माउस सबसे बेहतर एग्जांपल है, उसके बाद ट्रैक बॉल। अब आपको कि सर ट्रैक बॉल क्या होती थी, बहुत समय पहले, अब से 10 साल पहले माउस के नीचे एक छोटी सी बॉल हुआ करती थी जिसको आप बोलते थे ट्रैक बॉल, ठीक है। जॉयस्टिक, आज भी जो बच्चे होते हैं वो बच्चे कहां जाते हैं, वीडियो गेम खेलने जाते हैं, वीडियो गेम पार्लर में जाते हैं, और जो उनके हाथ में वो स्टिक होती है उसको ही तो बोलते हैं जॉयस्टिक। तो ये जॉयस्टिक है। लाइट पेन का मतलब क्या है, लाइट पेन भी क्या है, एजुकेशन सिस्टम में यूज होने वाला एक पेन है, इनपुट डिवाइस है। तो ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ये माउस का एग्जांपल बताया गया है जो मोस्टली यूज होते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ट्रैक बॉल बताया है, ये ट्रैक बॉल ऐसी होती थी। ये ट्रैक बॉल आपने कुछ लोगों ने यूज किया होगा, नोकिया 6600, नोकिया 6600 बोलते थे उसको, वो यूज किया होगा। उसमें एक बॉल हुआ करती थी जिसको आप ट्रैक बॉल बोलते थे। ट्रैक बॉल भी कंसीडर होती है एज अ इनपुट डिवाइस। आगे क्या है, जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक है, समझ गए होंगे। जॉयस्टिक में ये डायग्राम क्यों लेके आया हूं आपके लिए, जिससे कि डाउट ही ना बचे, क्योंकि क्लास के अंदर अगर डाउट बचा तो उस क्लास का कोई औचित्य नहीं होता है। क्लास को जितना टाइम हम पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़ें और जिंदा दिली के साथ पढ़ें कि अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन में नेगेटिविटी आई तो बेकार है। आप तुरंत मेरे साथ बैठ के पढ़ें, कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। ये क्या हुआ, ये जॉयस्टिक था, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक पेन की कहानी बताइए, कैसे कैसे यूज होता है। ये लिखा पेन बेस्ड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पेन बेस्ड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, जैसे मैं लिख रहा हूं पेन से, ऐसा ही तो लाइट पेन है। अब आगे बढ़ते हैं, टच स्क्रीन आप समझ गए। टच स्क्रीन अभी मैंने आपको बताया है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। टच स्क्रीन नाम याद रखना, काम चल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिएगा, डेटा स्कैनिंग डिवाइस अभी अभी बताया था मैंने, 5 टाइप की, OMR, OCR, MICR, BCR, OBR, वो टोटल इंफॉर्मेशन यहां पर उसके बारे में बताया गया है। ये आप यहां पर समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप यहां पर देख लीजिएगा। इनपुट डिवाइस दैट इनेबल डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, मींस स्कैन करा डेटा और स्कैन करके कंप्यूटर को तुरंत दे दिया। जैसे कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप अपने फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आपके सिग्नेचर और आपके फोटो को स्कैन कर लिया जाता है, और स्कैन करने के बाद जब जरूरत पड़ती है तो उनको एज अ इनपुट कंप्यूटर को दे दिया जाता है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। इमेज स्कैनर, वो सब स्कैनर के ही टाइप हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत पढ़ना इतना ज्यादा। वो 5 टाइप के स्कैनर के नाम याद रखो, और डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में यहां अवेलेबल है ही। क्लास के बाद आधा घंटे 30 मिनट ये वहीं पर अवेलेबल रहेगी। आप 30 मिनट में चीजों को वहां से लिख सकते हो। 30 मिनट में छोड़ूंगा जरूर वहां पर, जिससे कि कोई स्टूडेंट जो नहीं लिख पा रहा है, मुझे पता है नहीं लिख पाएगा इतनी जल्दी से, जिसको बेहतर डिटेल में नोट्स बनाने हैं, तो मैं 30 मिनट वहां पर इनको छोड़ूंगा, वहां से आप नोट डाउन करिएगा। इसके बाद देखिएगा, 2 कॉमन टाइप ऑफ इमेज स्कैनर। ये इमेज स्कैनर थे। इमेज स्कैनर आजकल तो मोबाइल में जो अच्छे मोबाइल हैं उनमें इमेज स्कैनर लगे हुए आते हैं, ठीक है। अच्छे मोबाइल का मतलब मेरा और आपका अच्छा मोबाइल नहीं होता है। हाँ, आप में से शायद अच्छा हो सकता, मेरा उतना क्वालिटी का अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छे मोबाइल में कह रहा हूं 50,000 40,000 से जो ऊपर के मोबाइल हैं उनमें बहुत टाइप के फंक्शन आ रहे हैं। उनमें ATM का काम, कार्ड स्वैप तक का काम आता है। अगर मोबाइल में देख रहा था, अभी एक मोबाइल लॉन्च किया, उस मोबाइल के अंदर सब कुछ था, ठीक है। उसकी कीमत 80,000 रुपए थी, और उसके अंदर आप क्या थे, स्कैन भी कर सकते थे। स्कैन के साथ साथ वो कार्ड स्वैप का भी काम ले रहा था।
इसी के साथ साथ उस पर क्लास का भी काम ले सकते थे। उसी में एक पेन भी था, डिजिटल पेन भी था, उसी के अंदर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम था, वायरलेस सिस्टम थे, सब कुछ वो तो बड़ा एक अच्छा था डिवाइस। तो मैं आपसे कह रहा हूं आज की डेट में जो डिवाइस के जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है इनके टच में रहेगा, डेटा उसके पास उतना ही बेहतर रहेगा। आज की दुनिया डिजिटल लिटरेसी की दुनिया है। आने वाले टाइम पर जो व्यक्ति डिजिटल लिटरेट नहीं होगा वो वाकई में पढ़ लिखकर इलिटरेट रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब घर में मेल आया, ईमेल पर आपका क्या आया, कोई भी रोल नंबर आया आपका ईमेल पर, और आपको ईमेल यूज करना नहीं आता है, तो मुझे बताओ क्या हमने 20-25 साल जो पढ़ाई की है उसका कोई औचित्य रहा? नहीं रहा। हमसे वो बेहतर है जो छोटा बच्चा सब कुछ जानता है। इसी वजह से आज आप टेक्नोक्रेट बने, टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर चले, कंधे से कंधा मिला के चले। मैं ये नहीं कहता कि आप टिकटॉक का यूज करते, आधा घंटा 2 घंटा 4 घंटा टिकटॉक बनाते, तो टिकटॉक तो आप जानते ही हैं कहां चला गया है। टिकटॉक का तो इंतकाल हो गया है, ठीक है, कल हमने उसका इंतकाल कर दिया है और उस इंतकाल पर आपने लेक्चर भी सुना है। उस लेक्चर को सुनिएगा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। रात को ही मैंने बना दिया था, वो रात को 12 बजे ही से 2 बजे के बीच में उस पर सब कुछ बना के और जागरूक करने के लिए आपको वो एप्लीकेशन मैंने बता दी थी, उनके सिंबल बता दिए गए थे, वहां से उन सिंबल्स को यूज कीजिएगा। आलोक सर ने मेरे से कहा कि देखो इस पर लेक्चर अभी बना दो। मुझे नहीं पता था क्या चल रहा, मैं न्यूज नहीं देख रहा हूं। जब मैं न्यूज नहीं देख रहा था तो मुझे पौने 10 बजे हमारे आईटी हेड साहब हैं, उनका फोन आता है और वो बोलते हैं कि सर ये टिकटॉक चाइनीज जो एप्लीकेशन है वो बैन हो गई है। अब मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कि सर न्यूज देखिएगा। अब मैं न्यूज चैनल पर जाता हूं, जाने के बाद मुझे पता चलता है कि हाँ 59 चाइनीज एप्लीकेशन बॉयकॉट हो चुकी है इंडिया से। इससे पहले एक वीडियो और अपलोड हुई थी इंडिया और चाइना डिस्प्यूट पर, वहां मैंने आपसे कहा था हमें प्रोडक्ट को क्या करना है, बॉयकॉट करना है। और इन्हीं मद्देनजर सरकार ने हस्तक्षेप, धीरे धीरे सरकार पर दबाव पहले से बन रहा था, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप की वीडियोस बना रहे थे। ये एक प्रेशर का काम होता है स्टूडेंट। जब पूरे हिंदुस्तान से एक सकारात्मक आवाज उठती है तो एक्शन होता है, सरकारों पर दबाव बनते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने दबाव बनाया था, हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग उनके पीछे पड़े हुए थे। तो चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगा। अच्छा, अब ये एप्लीकेशन करती क्या थी? अभी देखिए, अभी तो हार्डवेयर पर भी बैन लगेगा। जितने हार्डवेयर मेरे और आपके पास हैं, जैसे मेरा मोबाइल भी और आपके मोबाइल में भी जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं वो चाइनीज हैं, बिल्कुल मानता हूं। आने वाले टाइम पर सब कुछ भारत का ही तो होगा। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें इन चीजों की तरफ को मूव करना होगा और आप थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में समझिएगा। इस लॉकडाउन के समय में आपको ये तो सिखा ही दिया है, जो डिजिटल नहीं है, डिजिटल लिटरेट नहीं है, वो सच में इलिटरेट की कैटेगरी में आता है। तो प्लीज आप कंप्यूटर के साथ अपनी समंजसता बढ़ाइए, कंपेटेबिलिटी बनाइएगा और चीजों को नई नई चीजें सीखेगा, जिससे कि आपका आगे का भविष्य ब्राइट हो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं तो यही कहूंगा आप लगातार लगे रहिएगा। अब आगे देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, ये सारा चीज आप पढ़िएगा यहां पर ओसीआर के बारे में। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आता है एस्काई। एस्काई क्या होता है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि चीजें क्लियर होते चलें। जो भी वर्ड आए उसको वहीं ऑपरेट कर दो। अब इसको ऑपरेट करने के लिए मैं चलता हूं आपके साथ। यहां पर देखिए, कंप्यूटर में कोड होते हैं, वापस याद रखिए कंप्यूटर में कोड होते हैं। कीबोर्ड पर मैंने कीज बताई ना, कीबोर्ड पर जो कीज होती हैं, आपने तो कैपिटल ए प्रेस कर दिया और आप बड़े खुश हो गए कि कैपिटल ए दिख रहा है मुझे। भैया कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ चलता है, उसके पीछे 0101 चलता है। अब आप कहोगे उस 0101 को क्या कहूंगा? उन 0101 को कंप्यूटर साइंस ने एक नाम दिया है। नाम क्या है? एस्काई कोड। क्या नाम है स्टूडेंट? एस्काई कोड। एस्काई एक कोड है। अब आप कहोगे सर इसकी फुल फॉर्म बता दो। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ए से क्या बनता है? अमेरिकन। एस से क्या बनता है? स्टैंडर्ड। सी से क्या बनता है? कोड बनता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, हर एक अल्फाबेट का एस्काई नंबर होता है। जैसे समझिएगा, मैं वापस इसकी फुल फॉर्म रिपीट कर देता हूं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, कीबोर्ड पर जो कीज होती हैं, हर कीज का एक एस्काई वैल्यू होता है। जैसे कैपिटल ए से कैपिटल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड। कैपिटल ए का एस्काई वैल्यू होता है 65 और कैपिटल जेड का एस्काई वैल्यू होता है 90। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ए से कैपिटल जेड का एस्काई वैल्यू
एस का वैल्यू ए का कितना हुआ 65, कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, ऐसे जेड तक कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक का भी बताइए, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, स्मॉल ए का कितना होता है 97, तो स्मॉल जेड का क्या होगा 122। ये एस का वैल्यू होते हैं स्मॉल ए से स्मॉल जेड के। अब आप कहोगे सर कीबोर्ड पर तो हमने ये भी देखा है 0 to 9, मैंने कहा कीबोर्ड पे जो भी होता है ना उन सब का एस का वैल्यू होता है। 0 का एस का वैल्यू कितना होता है 48 और 9 का एस का वैल्यू कितना होता है 57। ये याद रखते चलिएगा, 0 का 48 और 9 का 57, इस तरीके से पूरे सीक्वेंस के साथ याद रखिएगा। तो कैपिटल ए का एस का वैल्यू 65, कैपिटल जेड का एस का वैल्यू 90, स्मॉल ए का एस का वैल्यू 97, स्मॉल बी का एस का वैल्यू 98, स्मॉल सी का एस का वैल्यू 99, स्मॉल डी का एस का वैल्यू 100 और स्मॉल जेड का एस का वैल्यू 122। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में हैश, एट द रेट, एस्ट्रिक, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, इन सब के भी एस का वैल्यू होते हैं, बट हम उन्हीं एस का वैल्यू को याद रखेंगे जिनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जिनका एक सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस वाइज क्या याद रखेंगे, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, ऐसे ही स्मॉल ए से स्मॉल जेड, ऐसे ही 0 to 9 याद रखेंगे ना, इनको आप याद रखिएगा। एस का वैल्यू क्या है, कंप्यूटर का एक स्टैंडर्ड कोड है, जो कंप्यूटर के अंदर जो भी क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके अंदर जो कोडिंग होती है उस कोडिंग को एसकाई कोड कहते हैं। इतना मैंने आप लोगों को बताया है। ओके स्टूडेंट, बस इतना ही याद रखना है। बहुत बढ़िया सृष्टि जी, शिवानी जी आपने लिख दिया, वेल डन, गुड गुड। एसकाई का फुल फॉर्म आपने मुझे लिख के दिया है, वही फुल फॉर्म है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एसकाई का फुल फॉर्म क्लियर हुआ, और कुछ इसमें नहीं याद रखना है, ये ओसीआर के बारे में बताया गया है। अब ओएमआर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओएमआर क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मैंने जो वहां बताया वो यहां एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपको डाउट ही ना रहे कि सर ये हमसे लिखा नहीं गया, या हमें टाइम नहीं मिला है, या इसके बारे में हमें लिखित में चाहिए था, वो सब कुछ यहां पर है। ठीक है, और जो मैंने कहानी बताई, कहानी वही है जो मैंने आपको समझा दी है। स्कैनर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन। आप समझ गए ना, जो मैंने मार्क किया था ओएमआर सीट, आपने देखा नहीं, पेंसिल से मार्क करते थे ऐसे, ये क्या था, ओएमआर सीट फिल हो जाती थी। फिर इसको क्या करता था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसको रिकॉग्नाइज करता था, समझता था क्या लिखा है। तो ओएमआर सीट का मोस्टली यूज इन एजुकेशन सिस्टम होता है। वेरी यूजफुल फॉर ग्रेडिंग टेस्ट विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, ओएमआर सीट मिलती थी, आप उसको फिल करते थे और फिर नंबर आते थे, हम टॉप कर जाते थे। तो वही तो है ओएमआर सीट। अच्छा, टॉप कर जाते थे, वेल डन, बड़ा अच्छा लगा आपको ये। ठीक है, टॉप तो करते रहे हैं आप, और हमेशा टॉपर ही तो रहेंगे। अब मेहनत करिएगा, अब जो टॉप नहीं रहे वो अब कर जाएंगे, घबराइए मत। ठीक है, आगे देखते हैं। इनपुट, ये सारा कुछ यही है, इसमें और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। आगे देखिएगा, सिंपल यूज ऑफ ओएमआर। देखिए ओएमआर की ये सारी कहानी मैंने आपको बताई थी, ये सब कुछ यहां पर लिखा है इसके बारे में। ये एक ओएमआर सीट का एग्जांपल भी दे दिया है, प्री प्रिंटेड आंसर सीट जैसे ये आंसर सीट बना दी है। ठीक है, इस फॉर्म में इसका यूज होता था, और कुछ नहीं पढ़ना है। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर अभी बताया मैंने आपको, बारकोड क्या होता है, ये बारकोड था, बारकोड के बारे में कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिएगा, एग्जाम्पल बारकोड का ये रहा आपके सामने। ठीक है, अब यहीं पर आगे चलते हैं। हाँ पंकज जी कह रहे हैं कि सर इसमें आप स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी अलाउ करा दीजिएगा। बिल्कुल, मैं ऐसा कोशिश करता हूं। मैं एक बार सॉफ्टवेयर जो हैं बनाने वाले हैं और आईटी टीम से एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि वो फंक्शन एक बार अगर इसमें पॉसिबल है तो करा दे। बिल्कुल कराऊंगा, जिससे कि आपको तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये फैसिलिटी मैं आपके लिए एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि जल्दी से जल्दी हो जाए। धीरे धीरे चीजें बदलती रहेंगी। ठीक है, डिमांड आप करेंगे तो वो चीजें होती रहेंगी, बस आप पढ़ते रहिएगा। जरूर करूंगा मैं इसको। गुड, ये मैंने आप बताया था बारकोड। ये बारकोड का पूरा एग्जांपल है। ये थिक और थिन लाइन दिख रही है, मोटी और पतली लाइन। बारकोड का डेफिनेशन क्या होगा, बारकोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिक एंड थिन लाइन। हियर थिक लाइन रिप्रेजेंट हाई वोल्टेज एंड थिन लाइन रिप्रेजेंट लो वोल्टेज। ओके, अब चलते हैं आगे।
MICR का देखो ये सब कुछ बता दिया है। सबसे ज्यादा बैंक में जो एग्जाम में आता है ये MICR के बारे में पूछा जाता है। MICR कोड क्या होता है? मीका कोड भी बोलते हैं बैंक में इसको, मीका कोड। और मीका कोड कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। तो मीका जो होता है 10 डिजिट का नंबर होता है, याद रखना। मीका कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिजिट, ठीक है। MICR इज यूज्ड फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री, पहले बताया था मैंने आपको, फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक। चेक होता है ना, चेक नंबर सुना होगा, चेक के अंदर जो नीचे डिजिट्स होती है वहां पर देखना क्या होता है, MICR कोड होता है। ये क्या होता है? बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड, जैसे नेम, ब्रांच, ये सारा कुछ होता है। अकाउंट नंबर एंड चेक नंबर आर प्री प्रिंटेड इनकोडेड यूजर, ये सारा चेक पर होता है। चेक पर क्या इनकोडेड फॉर्म में होता है, जिसको MICR कोड बोलते हो। स्पेशल इंक इज यूज्ड दैट कंटेन मैग्नेटाइजेबल एंड आयरन ऑक्साइड। ध्यान देना, स्पेशल क्या होता है? स्पेशल इंक यूज होती है इसमें, जो किस फॉर्म में होता है? मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड की होती है, ठीक है, जिससे उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, उस चेक को पढ़ा जा सके। तो ये हुआ MICR रीडर sorted रीड डेटा ऑन चेक, sorts them the distributions of other बैंक और अदर प्रोसेसिंग, ठीक है। इसको नहीं ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बस इतना याद रखिएगा। MICR कोड का यूज कहां पर होता है? चेक पर होता है। MICR का प्रयोग बैंकिंग इंडस्ट्री में होता है। MICR कोड 10 डिजिट का होता है, जिसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड का मैग्नेटाइजेबल पार्टिकल्स होते हैं। बस इतना याद रखना है, ओके। अब चलते हैं आगे। ये MICR की कहानी बताई आपने, देखा चेक पे होता है ऐसे डिजिट, ये चेक पर इस फॉर्मेट में होता है, इसको MICR कोड कहते हो। इसमें होता क्या क्या है ये आपको सामने है। इट कंसिस्ट ऑफ 0 to 9, 0 to 9 नंबर, मतलब 10 डिजिट यूज करता है। इट कंसिस्ट ऑफ नुमरल 0 to 9 एंड 4 स्पेशल कैरेक्टर। देखो 10 तो डिजिट यूज करता है और 4 स्पेशल कैरेक्टर यूज करता है। कोई पूछे MICR कोड कितने डिजिट यूज करता है, तो क्या बताएंगे आप? 10 डिजिट। और स्पेशल कैरेक्टर कितने यूज करता है? 4 स्पेशल कैरेक्टर यूज करता है। देखिएगा ये स्पेशल कैरेक्टर है, एक स्पेशल कैरेक्टर ये है, एक स्पेशल कैरेक्टर ये है, एक स्पेशल कैरेक्टर ये है और एक स्पेशल कैरेक्टर ये है, ठीक है। इस तरीके से कुल कितने सिंबल हो गए? 14 सिंबल हो गए। तो अब यहां से कितनी अच्छी बात निकल के आती है, ये बात पूछा जाता है कि बताइए MICR कोड में, देखिए बैंक के स्टूडेंट जितने भी हैं, बैंक वाले जितनी क्लास ले रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, इन स्पेशल कैरेक्टर का थोड़ा सा मार्किंग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में डेप्थ में कि बताइए MICR कोड में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर सिंबल यूज नहीं होता, तो ये सिंबल आपको इस तरीके से माइंड में याद रखना है, बस इसको याद रखो। और 0 to 9 तो आप याद रखेंगे ही, ठीक है ना, ये समझते चलिएगा। अब आगे देखते हैं डिजिटाइजर। देखिए आप पूछ रहे थे डिजिटाइजर क्या है, तो डिजिटाइजर की पहले तो मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। ये है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर, ये एक डिजिटाइजर होता है, एक पैड होता था, पैड पे रख के, जैसे आपने देखा नहीं माउस रखते थे, तो माउस जैसा ही एक पैड होता था और उस माउस पर उसको स्क्रॉल करते थे, तो वो डिजिटाइजर आपने यूज नहीं किया होगा। ये आज से 15-20 साल पहले बहुत बहुतायत में यूज होते थे, परंतु आज वर्तमान में आप एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ ले रहे हैं। वो जमाना भी हमने देखा है जब फ्लॉपी डिस्क में MB में डेटा आया करता था, और आज तो आप जानते हो मोबाइल के अंदर GB में डेटा आ जाता है, आजकल तो टेराबाइट में डेटा आता है। हम एक एक छोटी छोटी फ्लॉपी डिस्क में MB में डेटा ले जाया करते थे, और ये गाने वगैरह तो बहुत बड़ी बात थी, इसके लिए तो कोई डिवाइस ही नहीं हुआ करती थी। ये समय भी था। टेक्नोलॉजी हर दिन बढ़ रही है, आप जानते हो हर दिन टेक्नोलॉजी इस रफ्तार से बढ़ रही है कि अगर हम केवल एक 1 ईयर टेक्नोलॉजी से टच से हट जाएं तो दुनिया बदल जाती है। नए नए एप्लीकेशन आ जाते हैं। वो जमाना था ऑरकुट चला करती थी, ऑरकुट सुना होगा, 2010 में ही तो बंद हुई है। आज देखिएगा उससे बड़े बड़े एडवांस वर्जन आ गए हैं। फेसबुक है, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, देखो कितनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, सब कुछ दुनिया बदल गई। वो भी जमाना आपने देखा होगा, इंटरनेट के लिए साइबर कैफे में जाया करते थे। आजकल तो इंटरनेट साइबर कैफे से कितना बेहतर आपको घर बैठे मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए दुनिया बदल रही है, और डिजिटलाइज, क्योंकि भारत का सपना डिजिटल भारत बनना है, और इस डिजिटल भारत में बहुत कुछ परिवर्तन होना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इस वजह से कह रहा हूं, पूरा रोड मैप बन चुका है डिजिटल भारत का। 5G पर बात चल रही है, आज आप न्यूज पर देख रहे होंगे 5G पर बात चल रही है, उसे डिले किया जा रहा है अभी, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी मार्केट में उतरते ही, ध्यान देना, दुनिया इस तरीके से बदलेगी कि 3G 4G में जितना परिवर्तन आपने देखा है उससे जस्ट डबल 5G में देखोगे आप। इस वजह से टेक्नोलॉजी के साथ रहिएगा।
हाँ हाँ, देखिएगा आगे, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये तो आप जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, एटीएम वगैरह सब इसमें कंसीडर करोगे। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम आप इसमें कंसीडर करोगे, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज कहां पर करते हो, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पढ़ने की जरूरत है, जितना बता रहा हूं केवल इसको पढ़ते रहिएगा। विजन इनपुट सिस्टम, इसको भी इतना नहीं है पढ़ना, केवल जो बताया मैंने, इसी को क्या बोलते हो, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, शुरू में बता चुका हूं, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके बाद कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस, अब हम पहुंच जाते हैं आउटपुट डिवाइस पर। अब तक हमने इनपुट डिवाइस कंप्लीट की है, अब थोड़ा सा आउटपुट डिवाइस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं इनपुट डिवाइस सभी को समझ में आया होगा, जितना बताया बस इतना पढ़ना, नहीं तो इनपुट डिवाइस में फंस जाएंगे आप। तो मुझे बताओ इनपुट डिवाइस क्लियर है, प्लीज बताइएगा आप मुझे। अब देखिए हम आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस का मतलब है जो कंप्यूटर ने प्रोसेस किया है, कंप्यूटर के प्रोसेस करने के बाद जो यूजर को चाहिए, कंप्यूटर से जो एक्सेप्ट करता है वो, ठीक है, वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन मिलता है किन किन डिवाइस के थ्रू मिलेगा, तो फर्स्ट वो बोल रहा है मॉनिटर, उसके बाद प्रिंटर, उसके बाद प्लॉटर, फिर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर होते हैं, वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम लाइक स्पीकर, ये सब क्या हैं, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं, ये सब आउटपुट डिवाइस हैं। थोड़ा सा मैं मॉनिटर वगैरह के बारे में एक बार बता देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर हो जाएं। तो मेरे साथ चलिएगा आप यहां पर। आप आउटपुट डिवाइस को कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा डायग्राम बना लीजिएगा और समझते हुए चलिएगा। अगर मैं आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो मैं आउटपुट डिवाइस की बात इस तरीके से करूंगा, ये आउटपुट डिवाइस है, ओके। अब ये जो आउटपुट डिवाइस है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं जिससे कि दिक्कत ना आए। आउटपुट डिवाइस यहां दो टाइप की होती हैं स्टूडेंट, एक तो होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले तो आप ये समझ गए आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस वो है जिससे आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, जिससे आपको प्रोसेस होने के बाद जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही विजिबल होती है, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक को तो आप बोलते हो हार्ड कॉपी और एक को क्या बोलते हो आप, सॉफ्ट कॉपी बोलते हो। एक को आप हार्ड कॉपी बोलेंगे और एक को क्या कहेंगे आप, सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। अब ये हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ऐसा क्यों कह रहा हूं? हार्ड कॉपी वो होता है जिसको देख भी सकते हो और जिसको छू भी सकते हो, और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, ओनली सी, जिसको हम केवल देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हार्ड कॉपी जो यहां पर होते हैं ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, हार्ड कॉपी फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक को क्या बोलते हो आप, प्रिंटर, ध्यान देते चलना, एक को आप बोलते हो प्रिंटर और एक को बोलते हो आप प्लॉटर, ठीक है। यहां पर प्रिंटर फिर दो टाइप में होते हैं, प्रिंटर दो टाइप में होते हैं। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, तकनीकी के आधार पर। एक होता है अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के आधार पर, ठीक है। अब समझिएगा, पढ़ते चलिएगा, इस डायग्राम को मैं बना के छोड़ूंगा आपके लिए थोड़ी देर, जिससे कि आप इसको बना पाएं। देखिए, टेक्नोलॉजी के अनुसार प्रिंटर फिर दो पार्ट्स में होता है, एक को आप बोलते हो इंपैक्ट और दूसरे को क्या बोलते हो आप, नॉन इंपैक्ट। क्या बोलते हो, नॉन इंपैक्ट। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक को आप इंपैक्ट बोलोगे, एक को आप नॉन इंपैक्ट। और अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के अनुसार प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, एक को आप बोलते हो कैरेक्टर प्रिंटर और एक को बोलते हो लाइन प्रिंटर और एक को बोलते हो पेज प्रिंटर। यहां पर कैरेक्टर प्रिंटर को फिर फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया है, कैरेक्टर प्रिंटर फर्दर चार टाइप के होते हैं। टेंशन नहीं लेना, मैं समझाऊंगा, वापस समझाऊंगा एक एक वर्ड, अभी तो मैं ये बना देता हूं आपके लिए। कैरेक्टर प्रिंटर एक तो होता है लेटर क्वालिटी, लेटर क्वालिटी प्रिंटर, एक होता है डॉट मैट्रिक्स, ओके, एक होता है डेजी व्हील और एक होता है इंकजेट।
ठीक है। और जो लाइन प्रिंटर होते हैं, लाइन प्रिंटर, ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर, बैंड, BAND, बैंड। जो पेज प्रिंटर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हो आप जेरोक्स, एक को बोलते हो लेजर। ठीक है, तो आप ये समझते हुए चलना है आपको, मैं समझाऊंगा वापस, आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराइए मत बिल्कुल भी। हां पंकज जी, ये पूछ रहे हैं सर मैक्स एड्रेस इन आईपी एड्रेस क्या होता है। देखिए पंकज जी ने एक सवाल उठाया है, एक मैकिंटॉश, मैक का फुल फॉर्म क्या, मैकिंटॉश। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी होता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। ठीक है पंकज जी, मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का है। मैक एक लेयर भी होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के नाम से जानी जाती है। इन्होंने पूछा सर आईपी एड्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। आईपी एड्रेस पंकज जी दो फॉर्मेट में होता है, IPv4, IPv6। IPv4 आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। IPv4 की जब बात करेंगे तो 32 बिट का होता है। और आप कहोगे मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, तो अगर आप डिवाइस के ताल्लुकात में पूछते हो तो मैं आपको बता देता हूं, IPv4 से दुनिया की 4 अरब डिवाइस कनेक्ट हो सकती थी, 4 अरब। अगर आप IPv6 की बात करते हैं तो IPv6 128 बिट का होता है, तो 2 की पावर 128 कर लेना और कैलकुलेट करके जवाब समझ लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा पंकज जी। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, बहुत दुनिया है कंप्यूटर की। अब आपने पूछा सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। जब मैं सॉफ्ट कॉपी की बात करूंगा तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। यहां समझिएगा, सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी एक तो होता है जिससे आप केवल और केवल चीजों को देख पाओ, जिसको आप छू ना पाओ, इज ओनली सीनेबल नॉट टच, जिसको आप टच ना कर पाओ। जैसे क्या क्या होता है, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। यहीं पर आपने सुना होगा CRT, कैथोड रे ट्यूब, मॉनिटर के टाइप बता रहा हूं, ये मॉनिटर के टाइप CRT यहीं पर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में कंसीडर किए जाते हैं, जिनके अंदर आउटपुट दिखता है, मॉनिटर के टाइप है ये। आपने सुना होगा LCD, आपने सुना होगा LED, यहीं पर TFT, ये सब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं, ये सब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं। और ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस हैं, ये प्लॉटर है और ये प्रिंटर है। अब आप इसको आसानी से बना लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, इसको धीरे धीरे बना लीजिएगा। ठीक है, मैं वापस एक बार, आप इसे समझ लो कैसे लिखना है ना। ये आउटपुट डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक को बोलते हो हार्ड कॉपी, एक को बोलते हो सॉफ्ट कॉपी। जो हार्ड कॉपी है वो 2 फॉर्मेट में है, प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर यहां पर 2 टाइप के काम करते हैं, एक तो तकनीकी प्रिंटर में कौन सी यूज हुई है और एक कार्य प्रिंटर कैसे करता है। अगर तकनीकी के आधार पर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 2 पार्ट्स में होता है, एक को आप बोलते हो इंपैक्ट और एक को क्या बोलते हो, नॉन इंपैक्ट। ओके, अगर आप कार्य के अनुसार बात करते हो तो प्रिंटर 3 टाइप के कार्य करता है। सबसे पहले कैरेक्टर प्रिंटर, उसके बाद लाइन, उसके बाद पेज, मतलब पूरा एक एक अल्फाबेट प्रिंट करेगा। ये 4 होते हैं। कौन कौन सा, लेटर क्वालिटी, LETTER, लेटर क्वालिटी। सेकंड है डॉट मैट्रिक्स, थर्ड क्या है डेजी व्हील, एंड फोर्थ क्या है इंकजेट। ये चारों कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद लाइन प्रिंटर क्या है, ड्रम, चेन और बैंड, दीज आर लाइन प्रिंटर, मतलब पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करते हैं। इसके बाद पूरे पेज को जो प्रिंट कर सकते हैं, एक का नाम जेरोक्स होता है, एक का नाम लेजर प्रिंटर होता है। इस तरीके से आपने प्रिंटर को यहां पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया। परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देके पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है, बताइए इनमें से लाइन प्रिंटर कौन सा है, और बताइए इनमें से पेज प्रिंटर कौन सा है। इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैंने यहां पर इनको अलग अलग तरीके से बताया है। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, वीडियो,
CRT, LCD, LED, TFT। पहले ये बना लो, फिर इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा। आप शिवानी जी, जो सॉफ्ट कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी का मतलब है जिसको मैं केवल देख पाऊं, जिसको मैं केवल देख पाऊं, इज ओनली सीन, सॉफ्ट कॉपी है। और जिसको मैं देख भी सकूं और जिसको मैं टच भी कर सकूं, देखना भी होता है और छूना भी होता है, देखना भी है और छूना भी है, वो क्या है, हार्ड कॉपी है। ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, सॉफ्ट कॉपी तो केवल एक कंसेप्ट है। ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है तो पूछिएगा। हां, लाइन प्रिंटर के नीचे जो पेज प्रिंटर लिखा है, ये पेज प्रिंटर है। पेज जो पूरे पेज को एक साथ प्रिंट करता है। अब इनकी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी, इनकी फुल फॉर्म लिखिएगा। सॉफ्ट कॉपी में फर्स्ट वन दिया है वीडियो। वीडियो की फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और CRT कैथोड रे ट्यूब, कैथोड CATHODRAY रे ट्यूब, TUB, कैथोड रे ट्यूब। इसके बाद है LCD। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद आप देख रहे हैं LED, LED लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग EMITING, एमिटिंग डायोड, DIODE डायोड। और आगे दिख रहा है TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये TFT का फुल फॉर्म हुआ। इस तरीके से आपको इनके बारे में डिटेल्ड नॉलेज अंदर मिलेगा। जो लेक्चर पढ़ रहे हैं हम थ्योरी पर, लेकिन ये प्रैक्टिकली तौर पर मैंने आपको थोड़ा सा अलग से समझा दिया है, जिससे कि चीजें समझ में आ जाएं। अब देखते हैं वापस इसको, डायग्राम को समझते हैं। हार्ड कॉपी यहां पर कितने टाइप के हुए, दो, प्रिंटर और प्लॉटर। अच्छा, प्रिंटर और प्लॉटर में डिफरेंस समझ लीजिएगा। प्रिंटर एंड प्लॉटर बोथ आर, देखिए प्रिंटर एंड प्लॉटर बोथ आर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। एक अच्छी बात और बता देता हूं जिससे कि चीजें क्लियर और अच्छी तरीके से हो जाएं। अगर आपसे कोई पूछने लगे व्हाट इज इंकजेट, देखिए इनका डेफिनेशन रटना नहीं है, समझ जाओगे सभी। व्हाट इज इंकजेट, एक एग्जांपल बता रहा हूं, इधर देखिएगा सभी। व्हाट इज इंकजेट, अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। इंकजेट क्या होता है, तो इंकजेट को कैसे डिफाइन करोगे, समझते चलना। इंकजेट इज अ कैरेक्टर प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। नहीं समझ में आया, उल्टा चलना है, मींस राइट टू लेफ्ट चलना है। वापस बता देता हूं, देखिए ये क्या है, इंकजेट, ध्यान देना, मैं मार्क कर रहा हूं इंकजेट। मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूं इस बीच में, जैसे कि चीजें क्लियर हो। आपसे पूछा गया इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इंकजेट इज अ कैरेक्टर प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ओके, इस तरीके से आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको, जल्दी बताइएगा। ये समझ में आ रहा है ना। हां, इसके बाद दूसरा क्या बताएंगे आप, आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज लेजर प्रिंटर, ध्यान देना मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कैसे रटी जाएंगी। व्हाट इज लेजर प्रिंटर, तो लेजर के बारे में क्या बताएंगे, लेजर इज अ पेज प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ऐसे चलेंगे ना, ये बात समझ में आ गई आपको, डेफिनेशन सब क्लियर हो जाएंगी। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लेटर क्वालिटी, तो लेटर क्वालिटी के बारे में क्या बताएंगे, लेटर क्वालिटी इज अ कैरेक्टर प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। मींस ऐसे चलना, तो आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। हां जी, कोई डाउट तो नहीं है, ये बातें आपको समझ में आई होगी।